नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 437 और 437 ACRPC का। तो 437 से शुरुआत करते हैं। वो बात करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिल सकती है। हम लोगों ने 436 में क्या देखा था कि यार बेलेबल ऑफेंस मान के चलो, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला नहीं था, यहाँ पर आया है नॉन बेलेबल ऑफेंस 437 में कि यार नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगी। बाकी नॉन बेलेबल के अलावा जितने भी ऑफेंस थे वो तो उसने कवर कर लिए कि यार ऐसे ऐसे मिल जाएगी बेल, लेकिन इसमें कैसे मिलेगी नॉन बेलेबल ऑफेंस में 437। तो 437 का सबसेक्शन 1 बात करता है कि यार कोई भी आदमी है जिसको पुलिस ने ऑफिसर इंचार्ज ने अरेस्ट किया है बिना किसी वारंट के एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो उसको कोर्ट में पेश करेंगे उसको, लेकिन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में पेश नहीं करेंगे। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं, इसके अलावा कोई सी भी कोर्ट में आप उसको पेश करो और वो बेल ले सकता है, उसको बेल मिल सकती है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो जो आदमी जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जो भी वो आदमी है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब कि हम लोगों को जो भी कोर्ट है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो आदमी है इसने कुछ एक ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल बाय डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कुछ एक ऐसा एक ऐसा ऑफेंस किया है इसने जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लग गया कोर्ट को कि यार इसने ऐसा कुछ पनिशमेंट ऑफेंस किया है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि वो पहले से ही, मतलब कि यार अभी अरेस्ट हुआ है ना ये तो, लेकिन इस अरेस्ट होने से पहले भी उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और साथ में एंड, और मतलब यहाँ पर एंड बात कर रहा हूँ, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसकी जो सज़ा थी वो डेथ सेंटेंस थी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी या फिर मिनिमम 7 साल तक की सज़ा थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस और या फिर इन तीनों में से कोई एक पनिशमेंट उसको मिली है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और बता रहा हूँ मैं, और क्या है कि उसने वो 2 या 2 से ज़्यादा बार कन्विक्ट हो चुका है, पहले 2 या 2 से ज़्यादा बार एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है, जिसकी जो मिनिमम सज़ा है, मिनिमम कम से कम सज़ा है वो 7 साल तक की सज़ा है। आया बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको तब नहीं छोड़ा जाएगा अगर उसने एक ऐसा ऑफेंस पहले भी कर चुका है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट या तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मिनिमम 7 साल तक की सज़ा है, मिनिमम 7 साल तक की सज़ा है, या फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा बार पहले कन्विक्ट हो चुका है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल तक की सज़ा है, तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी हमने ये दो कंडीशंस देखी। 2 कंडीशन हमने कौन सी वाली देखी थी कि यार इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें भी छोड़ सकते हैं। इसमें भी कोर्ट जो है वो छोड़ सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि सबसे पहले तो जिसने भी वो जो क्राइम कमिट किया वो 16 साल के नीचे का कोई चाइल्ड है सबसे पहला, या फिर वुमेन है, या फिर तीसरा जो है या तो सिक है या इन्फर्म है। इन्फर्म माने कि बूढ़ा आदमी, सिक तो बीमार, और इन्फर्म बूढ़ा आदमी, वुमेन या फिर एक चाइल्ड 16 साल के नीचे का, तो वो छोड़ सकती है। या फिर कोई भी और स्पेशल रीज़न जिस कोर्ट को लगे कि हाँ यार इसको छोड़ना ज़रूरी, कोई भी, वो अब कोर्ट के ऊपर है, कुछ भी हो, वो जो चाहे स्पेशल रीज़न कि इसको ऐसा लगता है कि यार ये रीज़न है, इसको छोड़ना चाहिए, तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है। अब कोर्ट किसी भी आदमी की बेल रिफ्यूज़ नहीं कर सकती ये बोल के कि यार इस आदमी की हमको ज़रूरत है क्योंकि विटनेस आएगा और इसको आइडेंटिफाई करेगा, ये बोल के आप उसकी बेल रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आई बात समझ में कि यार कोर्ट बोल रही है कि यार वो एक आदमी बेल लेके आया, कोर्ट ने देखा, अरे भैया तुमको कैसे छोड़ दें, अभी एक विटनेस आ रहा है तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए, तुम चले जाओगे तो विटनेस किसको देखेगा, मुझको देखेगा क्या? नहीं, ऐसा बोल के कोर्ट नहीं बेल रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। विटनेस आए नहीं आए, आप बेल उसने दी है, आपको देनी पड़ेगी अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो।
बात करें सब सेक्शन 2 की, तो वो बात करता है कि यार केस तो रजिस्टर हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस के नाम पे। अब ये जो सेक्शन है ये बात की करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलती है। तो केस तो रजिस्टर हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस के नाम पे, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है, ऐसा पता चलता है। ऐसे कुछ ग्राउंड्स सामने आ जाते हैं कि यार ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही नहीं है, ऐसा कोर्ट को लगता है, ठीक है। लेकिन अभी भी कोर्ट के दिमाग में है कि हम और इंक्वायरी करेंगे, हो सकता है शायद निकला ऐसा कुछ। तो कोर्ट की डिस्क्रिशन में है कि या तो वो जो बेल दे के उसको रिलीज़ कर दे, उस आदमी को बेल दे के रिलीज़ कर दे, या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करके रिलीज़ कर दे उसको, बिना श्योरिटी के बॉन्ड एग्जीक्यूट करके उसको रिलीज़ कर दे। ये कोर्ट के हाथ में। बात करें सब सेक्शन 3 की, तो सब सेक्शन 3 सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनना है, क्योंकि और भी सेक्शंस में ये सब सेक्शन 3 यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है। तो एक ही बार में ध्यान से सुन लो, क्यों बार बार इधर उधर जाना, एक ही बार में निपटा दो। तो सब सेक्शन 3 क्या बात करता है कि कोई भी आदमी को पनिशमेंट मिली है 7 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट मिली है, लेकिन किस में, कौन से ऑफेंस में? आईपीसी के चैप्टर 6, 26 और 27, 6 से 26 और 27 में जितने भी सेक्शंस हैं, उसमें जो भी ऑफेंस है, उस ऑफेंस में से कोई भी उसने ऑफेंस किया और उसकी पनिशमेंट किसी आदमी को मिली है 7 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट उसको मिली है, तो ये सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, तो उसको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस इम्पोज करके। वो कंडीशन कौन कौन सी है? ये तीन कंडीशंस हैं। तो 3 जो हैं वो तो कंपलसरी कंडीशन है कि ये 3 तो लगेंगी। सबसे पहली जो है वो कंडीशन कौन सी है कि जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है उसमें जो भी कंडीशन लिखी हुई है कि यार इस टाइम पर, इस डेट पर आपको अटेंडेंस को लेके जो भी कंडीशन है, अटेंडेंस वाली को लेके जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन पहली। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप दोबारा एक सिमिलर ऑफेंस नहीं करोगे जिसके लिए आप अभी एक्यूज्ड हो, जिस भी ऑफेंस के लिए आप अभी एक्यूज्ड हो, आप वैसा ही सिमिलर ऑफेंस आप दोबारा नहीं करोगे। समझ रहे हो? आप अभी चोरी के लिए आप एक्यूज्ड हो, हमने आपको छोड़ दिया, वापस से आप वही चोरी चकारी कर रहे हो, नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये दूसरा सिमिलर ऑफेंस आप नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि आप किसी भी आदमी को, एक आदमी है जो कि आपके केस से रिलेटेड है, ठीक है, आप किसी न किसी तरीके से आपके उस केस से रिलेटेड है, तो आप उस आदमी को इंड्यूस, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं कर सकते जो एविडेंस है उसको टेम्पर करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। आप उस आदमी को किसी भी तरीके से इंड्यूस, प्रॉमिस, थ्रेट का यूज़ नहीं कर सकते उस आदमी के ऊपर। तो ये 3 कंडीशन है। अब इसके ऊपर कोर्ट को लगता है तो वो लगा सकती है, ये 3 तो लगेंगी, लेकिन इसके अलावा कोर्ट को लगता है कि यार ये लगनी चाहिए, तो वो लगा सकती है, लगा। सब सेक्शन 4 बात करता है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में हमने कुछ आदमियों को छोड़ा था, है ना, तो हमने नहीं, मतलब पुलिस ऑफिसर ने छोड़ा था, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो राइटिंग में लिखेगा कि यार क्या ऐसा रीज़न था कि आपने इस आदमी को छोड़ा है, वो राइटिंग में लिखेगा उसका रीज़न। हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लिख तो दो कम से कम। सब सेक्शन 4 बात कर। सब सेक्शन 5 बात करता है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में आपने किसी आदमी, मतलब कोर्ट ने किसी आदमी को छोड़ा, ठीक है। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार इनको वापस पकड़ना ज़रूरी है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि यार आओ बच्चों, ज़रा आना, जाओ कस्टडी में चले जाओ वापस से, तो ऐसा कोर्ट कर सकता है। सब सेक्शन 6 बात करता है कि कोई भी एक ऐसा केस जो कि मजिस्ट्रेट के पास से फिक्स, यहाँ पर मैं जोर दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर मजिस्ट्रेट वाले केस की बात हो रही, कि एक ऐसा केस जो कि मजिस्ट्रेट के पास है, कोई भी मजिस्ट्रेट के पास है। अब मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है, वहाँ पर ट्रायल हो रहा है किसी आदमी का, ठीक है। तो जो भी आदमी का ट्रायल हो रहा है, अगर वो ट्रायल 60 दिन के ऊपर जा रहा है, मतलब वो जो टाइम है, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, अब मेरा ट्रायल हो रहा है किसी भी ऑफेंस को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अब 60 दिन के ऊपर हो गए और ट्रायल हो रहा है, मतलब कि 61 डेज़ भी हो गए तो मुझको बेल पर रिलीज़ किया जाएगा। 60 दिन के ऊपर हो गए तो वो मुझको बेल पर रिलीज़ किया जाएगा। तो ये 60 दिन आप गिनोगे कैसे? वो पहला दिन जिस दिन पहला एविडेंस मिला था आपको मेरे खिलाफ, उस दिन से 60 दिन तक गिना जाएगा। मैं कस्टडी में हूँ उस दिन तक,
उस दिन से आज के दिन तक, तो 61st डे को आपको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको नहीं छोड़ा जा सकता सर, आप बहुत खतरनाक आदमी, जो भी मजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं छोड़ा जा सकता आपको, तो मजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेगा और वो राइटिंग में लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्यों नहीं छोड़ रहे हो आप, देश का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हो, मुझको नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा चाह रहे हो, तो राइटिंग में देना पड़ेगा, नहीं तो मुझको छोड़ना ही पड़ेगा। बात करें सबसेक्शन 7 की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसेक्शन 7 क्या बात करता है कि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि ट्रायल जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और जजमेंट नहीं हुआ अभी, आफ्टर द ट्रायल बिफोर द जजमेंट, ये जो बीच का एक पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो गिल्टी नहीं है यार, ये आदमी गिल्टी नहीं है, ऐसा कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट मुझको छोड़ सकती है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के बिना किसी श्योरिटी के मुझको छोड़ सकती है। वो बॉन्ड भी क्यों एग्जीक्यूट करवा रही है कोर्ट, जिससे कि जब जजमेंट डिलीवर हो तब मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा ही जजमेंट हो रहा है, आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आपका जजमेंट आपके बिना ही पढ़ लिया जाएगा, नहीं, कम से कम आप जजमेंट के टाइम पर तो रहो, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा और मुझको छोड़ दिया जाएगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ट्रायल हो गई, जजमेंट हुआ नहीं है अभी तक, उसके बीच में कोर्ट को ऐसा लगा, तो वो मुझको छोड़ सकती है। बात करें हम लोग 437A की, तो वो दो कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला कोर्ट तो यही नॉर्मल कोर्ट और एक अपीलिएट कोर्ट की, अगर इनमें बेल की प्रोविज़न की क्या रहेगी, एक ये मान के चलो कि क्या प्रोविज़न रहेगी। तो 437A जो है वो बोलता क्या है कि जो कोर्ट है, कोर्ट जो है भले ही अपीलिएट कोर्ट है या फिर नॉर्मल कोर्ट है, वहाँ पर कोई ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करवाएगी, श्योरिटी के साथ एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो नॉर्मल कोर्ट है, तो अगर अपील गई हायर, है ना, अपील गई, क्योंकि आपने पहला जो नॉर्मल कोर्ट है वहाँ पर आपने कि यार केस आया तो आपको तो आना ही पड़ेगा, लेकिन अपील गई, अपील चली गई, लेकिन जिसने अपील लगाई है वही नहीं आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, समझ रहे हो। तो यही बात हो रही है कि यार मान के चलो कि यार कि वहाँ पर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा कि जिससे आप हायर कोर्ट में आप पहुँच पाओ, जिससे जो आपने अपील दी है या फिर पिटीशन फाइल हो रही है, जो जजमेंट कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया उसके खिलाफ कोई आदमी पिटीशन फाइल कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी मौजूदगी के लिए, मान लो आप नहीं आए, तो इसकी श्योरिटी के लिए आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। कोर्ट एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगी कि आपकी जो अपीयरेंस है वो तो कम से कम कंफर्म हो जाए कि आप आओगे, आओगे ही आप, है ना। तो ये था 437A। और ये जो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हुए हैं, इनका जो ये कब तक उसमें रहेंगे, टाइम में रहेंगे, पावर में रहेंगे, तो ये 6 महीने तक टाइम में रहेंगे, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 500,000 के नोट ख़त्म हो गए, वैसे ये भी 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिस भी डेट को वो हुए हैं, बने हैं, उसके 6 महीने तक वो रहेंगे। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि मान लो अगर ये जो आदमी है ये बॉन्ड एग्जीक्यूट होने के बाद भी नहीं आया, उसमें लिखा था बॉन्ड में कि तू आएगा लेकिन तू नहीं आया, तो 446 में जो पेनल्टी है वो सब उसमें उसके ऊपर लग जाएगी। तो ये था दोस्तों 437A। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे किसी आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।